इंडोनेशिया। आज हम लोग थोड़ा चर्चा इंडोनेशिया पर कर लेते हैं। इंडोनेशिया पर चर्चा करना हमें क्यों है? तो भारत और इंडोनेशिया संबंध साधारण सा सीधा फ्लैट टॉपिक है। भारत इंडोनेशिया संबंध। अब इसको भी हम थोड़ा फॉर्मेट कर लें कि कैसे हमें पढ़ना है। ये करंट अफेयर बेस्ड सवाल हो गया। जब भी टॉपिक आप तैयार करें तो एक चीज जरूर ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए कोई बर्निंग रहा, वहां पर भी आप कॉन्टेक्स्ट बना सकते थे, क्योंकि वो टॉपिक भी कैसा था, चर्चा का विषय था। तो फॉर्मेट बनाते समय आप हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट लिखिए। प्रसंग सामान्यतः होता क्या है, जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो किसी ना किसी प्रसंग से जुड़ा होता है वो सवाल। हाल फिलहाल की कोई घटनाएं होती हैं जिससे वो रिलेट करके ही सवाल पूछता है। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। फिर थोड़ा सा इंडोनेशिया के बारे में चर्चा कर लीजिए कि इंडोनेशिया क्या है, इंडोनेशिया की का परिचय, का परिचय कर लीजिए, और फिर इंडोनेशिया का भारतीय परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से हमारे रिलेशन डेवलप हुए, भारत इंडोनेशिया संबंधों का विकास। इंडोनेशिया संबंधों का विकास, ये देख लें। और फिर वर्तमान में हमारे किन किन क्षेत्रों में सहयोग हैं, तो सहयोग के क्षेत्र क्या है, कहां कहां हम कोऑपरेशन कर रहे हैं, और इसके बाद वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इंडोनेशिया का इंपॉर्टेंस क्या है, वर्तमान महत्व क्या है। अच्छा, इंडोनेशिया के साथ में हमारे कोई ऐसे रंजिश नहीं रही है कभी भी। वो एक डेवलपमेंट के दौरान कभी ऊपर कभी नीचे वो होता रहा है। तो दोनों के बीच में रिलेशन बनाने में कोई हर्डल्स नहीं है, लेकिन दोनों को मिलकर के काम करने में बाधाएं। तो आप ऐसा टॉपिक बनाइए कि दोनों राष्ट्रों के समक्ष चुनौतियां एवं सुझाव, राइट, समाधान कह सकते हैं। ऐसे ये एक पूरा फॉर्मेट हमारा तैयार हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया का। तो पहली बात कि क्यों चर्चा कर रहे हैं हम इंडोनेशिया के परिप्रेक्ष्य में, कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारा। तो अभी वहां के राष्ट्रपति भारत की यात्रा में आए थे और हमने उनको गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक मुख्य अतिथि की तौर पर उनको यहां पर बनाया था, प्रोबो सुम्बियांटो। हमारे देश में इंडोनेशिया के पहले भी गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। लगभग अभी 4 ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं इंडोनेशिया की, लगभग मुझे लगता है कि जिन्होंने भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर वो आए। तो ये है प्रोबो रोम्बियांटो, इन्होंने यात्रा करी। और इस दौरान बहुत सारे एग्रीमेंट्स पर भी हस्ताक्षर किए गए। उन एग्रीमेंट्स में ज्यादातर
अच्छा, एक बात और मजेदार है कि अभी अभी वो चुनाव जीते हैं कुछ दिनों पहले ही, तो उनकी पहली, किसी भी विदेश की पहली आधिकारिक यात्रा है ये, राष्ट्रपति बनने के बाद। ये बहुत मायने रखती है। जब कोई देश अपनी फर्स्ट विजिट को तय करता है, इसका मतलब होता है कि वो उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। जैसे आप सोचते होंगे ना कि पहले मालदीव पहली यात्रा भारत की करता था, लेकिन इस बार नहीं की। वो तुर्की गए, तुर्की की यात्रा करी उन्होंने, फिर वो चाइना गए, फिर भारत आए। तो हमें ऐसा लगा कि वो हमारे साथ अच्छे रिलेशंस को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। हालांकि बाद में फिर वो स्थितियां अच्छी हो गई। ऐसे ही नेपाल में केपी शर्मा ओली चीन की यात्रा पर गए। तो फर्स्ट आप कौन सी यात्रा कर रहे हैं, ये काफी अंतरराष्ट्रीय जगत में कूटनीतिक महत्व रखती है। तो रोम्बियांटो की ये पहली यात्रा है जो इस बात को मैसेज करती है कि रोम्बियांटो कितना इंपॉर्टेंस देंगे। और यहाँ पर जब वो आए तो बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे समझौते हुए हैं, लगभग 5 बड़े समझौते हुए, जिनका संबंध स्वास्थ्य से है, समुद्री सुरक्षा से है, अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा से है, या डिजिटल डेवलपमेंट से संबंध है, कल्चरल डिप्लोमेसी या कल्चर ट्रांसमिशन से संबंध है। बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो एक अच्छी यात्रा प्रोम्बो रोम्बियांटो की, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है हमारा, विभिन्न क्षेत्र में समझौते हुए हैं, और ये उनकी प्रथम आधिकारिक यात्रा है, आधिकारिक यात्रा राष्ट्रपति बनने के बाद। अब इंडोनेशिया है क्या, ये मायने रखता है। तो इंडोनेशिया ये है, यहां पर आप ध्यान रखें। हाँ, इंडोनेशिया में राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है ना, वैसे इंडोनेशिया में राष्ट्रपति, क्योंकि वहां पर लगभग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये तो ये इंडोनेशिया है। अब आप इस इंडोनेशिया की शकल सूरत देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि ये किसी भी देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि आप यहां पर हैं, ये इंडिया है, इधर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। अब यहां से पूरे के अगर आप ईस्टर्न कोस्ट से और आसियान देशों में जाना चाहते हैं, तो इंडोनेशिया को पार करके तो आपको जाना ही होगा। चाहे आप सुंडा स्ट्रेट से होकर के जाएं, ये जल संधियां हैं, यहाँ से आप यहाँ पर आसियान देशों तक जा सकते हैं। इसका मतलब है हमारे लिए ये कनेक्टिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि इंडोनेशिया पूरे के पूरे आसियान देशों में सबसे बड़ा देश है, जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है। तो एक बाजार के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण हो गया। तीसरी बात कि ये सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम राष्ट्र है, और दूसरे नंबर में सबसे ज्यादा मुस्लिम कहां रहते हैं, हमारे देश में रहते हैं। तो जब कभी मुस्लिम कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट आता है तो ये हमारे लिए मददगार साबित होगा। मजेदार बात यह है कि ये धर्म के आधार पर इस्लामिक स्टेट है, और संस्कृति के आधार पर ये हिंदू या सनातन संस्कृति का पालन करता है। तो अगर हमें किसी को उदाहरण देना हो कि धर्म और संस्कृति का सबसे अच्छा समन्वय कहां देखने को मिलता है, इंडोनेशिया में। इसकी संस्कृति हिंदू है। जैसे इसके अगर आप नोट वोट देखेंगे तो वहाँ गणेश जी का तस्वीर है, और बहुत सारे रामायण वामायण का मंचन भी यहाँ पर खूब किया जाता है। तो और धर्म उन्होंने, मतलब धर्म और संस्कृति में संस्कृति एक सनातन को इन्होंने मान लिया, और धर्म, और ये धर्म की बजाय संस्कृति को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो गए।
तो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चीन को अगर संतुलित करना है आसियान देशों में तो ये आपके लिए अच्छी स्थिति है। अगर आप इंडियन ओशन में सुरक्षा को मजबूत करना चाहते हैं तो लंबा क्षेत्र इंडियन ओशन का इसके पास में रहता है। अब बात आई कि 1949 में इंडोनेशिया फ्री हुआ था। 49 से पहले यहां पर नीदरलैंड का शासन हुआ करता था, डच यहां पर थे। जैसे हमारे यहां अंग्रेज हुआ करते थे, ऐसे यहां पर डच नीदरलैंड के शासन करते थे। और जब इन्होंने अपना मूवमेंट चलाया तो भारत सरकार के मूवमेंट ने या भारत सरकार के राष्ट्रीय आंदोलनकर्ताओं ने इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आंदोलन को भी मदद करी, सहयोग किया या कोऑपरेशन बनाया कि साहब उपनिवेशीकरण नहीं रहना चाहिए, डीकोलोनाइजेशन लेना चाहिए। तो हमारे यहां पर इनके साथ में हमारे रिलेशन रहे शुरू से। अब ये परिस्थिति को देखते हुए स्पष्ट हो जाता है कि हमारे रिलेशन इनके साथ में शुरू से रहे होंगे। तो परिचय के तौर पर कितने दृष्टिकोणों से आपके लिए इसका परिचय महत्वपूर्ण है? एक तो रणनीतिक दृष्टिकोण से, जियोपॉलिटिक्स के आधार पर, भू रणनीति के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है ना। दूसरा, जनसंख्या के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तीसरा, धर्म और संस्कृति के आधार पर यह आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, परिचय हर व्यक्ति का, हर राष्ट्र का अपना अलग अलग होता है। अब उस परिचय के कौन से बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसका इंट्रोडक्शन तो हम वही मानेंगे ना। जैसे आप अगर कोई जातिगत सम्मेलन में जाएं तो वहां आपकी जाति बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। कहीं आप किसी वैवाहिक समारोह में जाएं, वहां आपका क्या इंपॉर्टेंस है उसका आइडिया अलग होगा। कहीं आप परीक्षा देने के लिए जाएं तो आपकी पहचान अलग हो जाएगी ना। अरे वो अच्छा विद्यार्थी है, वो खराब विद्यार्थी है, वो पढ़ा लिखा है, वो तो यूं ही है। तो हर व्यक्ति की अपनी पहचान हर समय और परिस्थिति पर बदल जाती है या नहीं। कहीं आप जाएं साहब, वो कुछ ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट में है तो आपको क्या देखा जाएगा कि आप कितने देखने सुनने में अच्छे लग रहे हैं, आप ठीक ठाक हैं या नहीं। तो वहां एक अलग परिस्थिति बन जाती है। सबका अपना अपना इंट्रो। हमारे दृष्टिकोण से इंडोनेशिया का कौन सा परिचय बढ़िया? भू रणनीति, जनसंख्या, धर्म संस्कृति, समुद्री सुरक्षा, है ना। समुद्री सुरक्षा या भू रणनीति के साथ भी आप इसको जोड़ सकते हैं, इस कारण से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और जनसंख्या अगर ज्यादा है तो आसियान देशों का सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना, तो व्यापार के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण रहेगा। आसियान में अगर आप अपनी प्रभाव को मजबूत करना चाहते हैं तो इंडोनेशिया, मतलब बहुपक्षीयता के दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण रहेगा या नहीं। बहुपक्षीयता के लिए, इस कारण से हमारे लिए इंडोनेशिया बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि इंडोनेशिया और भारत के बीच में मजबूत रिलेशन कब से शुरू हुए, तो इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है उसकी आइए चर्चा हम लोग कर लेते हैं। संबंधों का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले तो औपनिवेशिक फेज से ही हमारे रिलेशन बनने शुरू हो गए थे। औपनिवेशिक काल, और यहां जैसा मैंने आपको बताया कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आंदोलन को मदद कर रहे थे, और उनके राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता, तो दोनों देशों के आंदोलनकर्ताओं में सहयोग था। इस प्रकार से 1947 में हम आजाद हो गए और 1949 में इंडोनेशिया आजाद हो गया। आजादी के बाद से ही दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बीच काफी सहयोग था। जैसे आप सुकर्णो वहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे, और हमारे यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन अच्छा था।
और वो व्यक्तिगत संबंध है, ग्रुपिंग्स के बीच में संबंधों में तब्दील हो गए। स्वतंत्र होते ही हमारे 1951 में राजनयिक संबंध हुए और शांति एवं मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए दोनों देशों के द्वारा। शांति एवं मैत्री संधि, इस तरीके से रिलेशन मजबूत हुए। 1951 से लेकर के और 1961 तक बड़े अच्छे रिलेशन हमारे रहे। 1961 तक तो एक तो 51 में मैत्री संधि हुई, और आपको पता है कि 1961 में या 60s में नॉन अलाइन मूवमेंट में सुकर्णो एक मेजर पिलर थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन जब शुरू किया तो 5 बड़े लीडर्स थे विश्व के जो तीसरी दुनिया के थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया। उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो, मार्शल टीटो युगोस्लाविया के, घाना से एनक्रूमा, इजिप्ट से कर्नल नासिर, इन सब लोगों ने शुरू किया। इसका मतलब कि 1961 में नाम जो स्थापित किया गया वहां दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी थे। 61 तक यह सहयोग हमारा बढ़िया से चलता रहा, लेकिन 61 के बाद या इनफैक्ट 1962 के बाद से थोड़ा सा रिलेशन में समस्याएं आई, क्योंकि अब इंडोनेशिया चीन की तरफ झुकने लगा। तो जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ 1962 में, भारत चीन युद्ध, तो हमें यह उम्मीद रहेगी कि हमारे मित्र चीन की तरफ ना जाएं, लेकिन इंडोनेशिया का चीन के साथ में सकारात्मक रिलेशन रहे और वो काम करते रहे। 1962 से लेकर के और 67 तक बहुत अच्छे रिलेशन हमारे नहीं रहे। भारत चीन युद्ध से लेकर के और 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, पाकिस्तान युद्ध। इन दोनों में, अब भारत पाकिस्तान युद्ध में तो इंडोनेशिया ने थोड़ा सक्रिय होकर के भूमिका निभाई, पाकिस्तान का मदद किया, पाकिस्तान के को हथियार भी उपलब्ध करवाए। स्वाभाविक सी बात है कि भारत के विरोध में ही वो जाएगा ना। यहां पर इंडोनेशिया चीन और पाकिस्तान के साथ में रहा। तो ये फेज 1962 से 65 तक का हमारे साथ अच्छे रिलेशन का नहीं रहा। अच्छे रिलेशन का ना होने का मतलब कूटनीतिक संबंध टूट जाना नहीं होता है। रिलेशन रहे लेकिन वो गर्मजोशी नहीं रही जो सुकर्णो के टाइम में देखी जाती थी। लेकिन 1967 में सुहार्तो यहां के राष्ट्रपति बने, सुहार्तो, और फिर हमारे रिलेशन बहुत मजबूती से इनके साथ बढ़ते गए। सुहार्तो यहां पर लंबे समय तक रहे हैं, लगभग 30 साल इन्होंने यहां पर शासन किया, 90s तक आप देखो। तो 1967 मतलब 1967 में से लेकर के और 1990 तक सुहार्तो का शासन रहा। यहां पर राष्ट्रपति सुहार्तो, एक प्रकार से ये इनको कहा जाता है सैन्य तानाशाह है। एक बार आ गए तो फिर गए हुए नहीं। तो इंडोनेशिया में भी ऐसा नहीं है कि तानाशाही नहीं रही है, लेकिन हमारे साथ रिलेशन, तानाशाही है तो हमारे साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे ऐसा कोई कारण नहीं है। बहुत सारे तानाशाह हमारे पड़ोसियों में रहे हैं, जैसे आप अब्दुल गयूम को देख लीजिए, मालदीव में अब्दुल गयूम सैनिक स्थान रहे यहाँ पर म्यांमार में, हालांकि रिलेशन उतने बढ़िया रहे लेकिन अब्दुल गयूम के साथ तो बहुत अच्छे रिलेशन रहे। हाँ, सद्दाम हुसैन के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन रहे। तो आपकी कूटनीति मैच करनी चाहिए। तो सुहार्तो के पीरियड में अच्छे रिलेशंस हमारे यहाँ पर इनके साथ बने रहे 90s तक। अब 90s में हमने कुछ ऐसा काम किया जिससे रिलेशन अच्छे बनने ही बनने थे, क्योंकि इस समय
92 में हमने लुक ईस्ट पॉलिसी को शुरू किया। और लुक ईस्ट पॉलिसी का मेन फोकस क्या था? आसियान देश। अब आसियान देशों की तरफ हमें जाना है अगर, तो इंडोनेशिया को हम टारगेट करेंगे या नहीं? मतलब 1990s के दशक में 1990 से लेकर के और 2014 तक दोनों देशों के बीच में रिलेशन बहुत पॉजिटिव रहे, और इसका कारण था भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी। लेकिन ये जो रिलेशन डेवलप हुए, इसमें ज्यादातर क्षेत्र रहा आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करना या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। पूरे के पूरे रिलेशन हमारे आर्थिक कंसंट्रेट रहे। इसका मतलब है 67 के बाद रिलेशंस में पॉजिटिविटी आई। जो पॉजिटिविटी अब कैसी चल रही है? वो निरंतर बनी हुई है। वर्ष 2014 में 2014 में हमने इस नीति को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में तब्दील कर दिया। 2014 से लेकर के और 2018 तक दोनों देशों के बीच में रिलेशंस पॉजिटिव रहे, जिसको गाइड किया एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने। अब इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में 4C शामिल हो गया। रिलेशन का दायरा और ज्यादा व्यापक हो गया। 4C का मतलब, एक तो आपका कॉमर्स, इकोनॉमिक क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया हमने। दूसरा, अब हमने कनेक्टिविटी पर फोकस करना शुरू कर दिया। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बहुत सारे एविएशन, आगे मैं बताऊंगा आपको, हवाई यात्राएं बनाना, रूट्स बनाना। इसके बाद आया आपका कल्चर, और चौथा कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको क्षमता विकास में सहयोग। ये हमारी रणनीति का पार्ट रहा। जो पहले सिर्फ इकोनॉमिक कंसंट्रेट था कि आर्थिक दृष्टिकोण से, मतलब द्विपक्षीय व्यापार, संरचनात्मक विकास, निवेश, यही था। अब ये थोड़ा और दायरा बड़ा हो गया। 2018 में आपको याद हो कि भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान देशों की यात्रा की, सांग्रीला वार्ता हुई, और उसी दौरान हमने इंडोनेशिया के साथ में सामरिक साझेदारी रणनीति को शुरू किया। तो स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन 2018 से लेकर के और आज आप बैठे हुए कहां, 2000, यहां पर दोनों देशों के बीच में सामरिक रणनीतिक साझेदारी, ये रिलेशन का केंद्रीय डिप्लोमेसी है। इस समय हम एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन के आधार पर काम कर रहे हैं। इसमें होता क्या है? तो जो 4C है वो तो शामिल है ही, प्लस भौगोलिक रणनीति आ जाती है। जैसे आप सुंडा और इन स्ट्रेट्स में, भारत एक पोर्ट डेवलप करने पर भी अपनी रणनीति बना रहा है इंडोनेशिया में, तो वो काम किया जाएगा। इसके बाद समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सारे वॉर गेम एक्सरसाइज भी करना हम शुरू कर देंगे। तो ये बड़ा दायरा होता है। इसके आगे अगर आप जाएं तो व्यापक रणनीतिक भागीदारी आती है, फिर बहुस्तरीय या बहुसंरेखणता आती है, अलाइनमेंट, संबंध बनाने के एक स्टेप होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा भविष्य में इंडोनेशिया के साथ, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है, तो ये जो कंप्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन है, ये स्ट्रैटेजिक भागीदारी में तब्दील हो जाएगा। फिर ये और आगे बढ़ेगा तो द्विपक्षीय रणनीतिक संरेखण में, अलाइनमेंट, संरेखण में भागीदारी काम करना शुरू कर देगा। और फिर आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसको बहुपक्षीय संरेखण कहा जाता है।
मतलब बहुपक्षीय संरेखण की प्रॉपर व्यवस्थाएं हमारे साथ हैं। इसमें जैसे आसियान की रणनीतियां बनाना है, वहां पर इंडोनेशिया हमें मदद करना शुरू कर देगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि रिलेशन स्टेप वाइज होते हैं। पहले आपने इकोनॉमिक ऑपरेशन बनाया, 4C बेस्ड रिलेशन बनने शुरू हुआ आपको, फिर आपने व्यापक सामरिक रणनीतिक साझेदारी लेकर के आए, फिर क्या हुआ, भागीदारी, भागीदारी के बाद अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि हम लगभग एक जैसा सोचते हैं। कई बार आप लोग दो मित्र होते होंगे ना, तो दोनों के मुंह से एक जैसी बातें एक साथ निकल आती है। ऐसा महसूस किया कभी कभी होता है कि चलो आज ये खाते हैं, और दोनों ने एक साथ बोला चलो आज ये खाते हैं। कितना अलाइनमेंट है, कोऑपरेशन है या नहीं है? तो जब बहुत ज्यादा स्थितियां ऐसी उत्पन्न होने लगे जहां पर दोनों राष्ट्रों के बीच में हित टकराने के बजाय कोऑपरेशन बन जाए, जैसे मैंने एक फॉर्मेट बनाया कि हमारे आपसी टकराव तो नहीं है, लेकिन दोनों देशों को मिलकर के बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब आप देखिए रिलेशन डेवलपमेंट का तरीका क्या रहा, ये स्टेप रहा। शुरू से ही हम अच्छे स्थिति में रहे, बस एक जो समय आया जहां पर थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हुई, वो फेस कौन सा था, ये 62 से लेकर के और 65 के बाद से 67 से हमारे रिलेशन फिर से मजबूत होना शुरू हो गए। अब बात आई कि ऐसी स्थिति में दोनों देशों ने किन किन क्षेत्रों में सहयोग किया, कौन कौन से सहयोग की स्थिति रही, तो उनको देख लेते हैं कि सहयोग के क्षेत्र क्या क्या हैं। तो अगर अब सहयोग के क्षेत्र आपको एग्जाम के उसमें देखना है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, सारे कंटेंट आपको नहीं ध्यान है, तो जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी आई है जहां पर आपने देखा कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्लस 4C प्लस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, ये चीजें हैं, इसका मतलब हो गया कि लगभग हम सभी क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं या नहीं। अब आपको याद नहीं है कि हम किन किन क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं, तो रणनीति अगर आपको पता है तो आप एक पैराग्राफ बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि हमने इन क्षेत्रों में काम करना शुरू किया। लेकिन ध्यान रहे कि क्या क्या काम किया। तो आप सहयोग के क्षेत्र में सबसे पहले हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन देखें या डिफेंस, आजकल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि रक्षा क्षेत्र में हमने बहुत सारे काम किए इनके साथ में। पहला सहयोग, जैसे दोनों देश में युद्धाभ्यास या पेट्रोलिंग गश्ती होती है, एक गरुड़ शक्ति का हम अभ्यास चलाते हैं जो हमारी सेना चलाती है। इसके बाद समुद्र शक्ति है जो नौसेना के माध्यम से चलाया जाता है। तो ये दो युद्धाभ्यास चलाए जाते हैं जो दोनों देश पहल करते हैं। और इसके बाद बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है एक कॉमोडो, जो बहुत सारे देशों के द्वारा मिलकर के चलाया जाता है, वो है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ रहे प्रभाव को संतुलित करना इंडोनेशिया की भी स्ट्रेटजी है और हमारी भी रणनीति है, तो सैनिक दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है। प्लस अब हम सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हथियारों का उत्पादन कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक मार्केट भी वो है और वो चाहता भी है, जो हमारा अभी डिस्कशन चल रहा है ऑलमोस्ट वो कंप्लीट है कि ब्रह्मोस हम बेचना चाहते हैं। तो ब्रह्मोस का सौदा हो सकता है कुछ दिनों बाद हमारा तैयार हो जाए। तो ये है रक्षा क्षेत्र में हमारे कोऑपरेशन है। क्या क्या, 2-3 युद्धाभ्यास मैंने आपको बताए, वो हैं चीन के दृष्टिकोण से दोनों महत्वपूर्ण है और रक्षा उपकरणों के व्यापार के दृष्टिकोण से। अब बात आती है कि आर्थिक क्षेत्र में हमारा क्या है स्थिति है। दूसरा, आर्थिक सहयोग क्या है। तो दोनों देशों के बीच में लगभग 29.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड अभी हो रहा है। 2023-24 में 29.4 बिलियन डॉलर का ट्रेड दोनों देशों के बीच में होता है। इंडोनेशिया के कोयले, कच्चे पाम ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है भारत। तो द्विपक्षीय व्यापार हमारा अच्छा है। भारत ने इंडोनेशिया में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर निवेश किया हुआ है,
बुनियादी ढांचा विकास करने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस में हमने बहुत सारा निवेश किया है, वस्त्र है, मोटर वाहन, बहुत सारे आपके जो गाड़ियां हैं वो वहां पर बिकती हैं, इस्पात उपभोक्ता, इन सब क्षेत्रों में हमारा उपभोग है वो है। अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो जब वहां के राष्ट्रपति आए तो तीसरी भारत इंडोनेशियाई सीईओ फोरम का आयोजन किया गया था, बैठक आयोजित की गई थी तीसरी। पहली बैठक हमारे नई दिल्ली में हुई थी 2016 में, इसके बाद 2018 में जकार्ता में हुई और तीसरी अभी बैठक हुई है। ये जो सीईओ बैठक होती है उसमें निर्णय लिए जाते हैं कि हम आर्थिक क्षेत्र में और कहां कहां किस तरीके से काम बढ़ा सकते हैं। एक प्रकार से ग्रुप होता है ये, और जो अभी तीसरी सीईओ बैठक हुई है उसमें 5 प्रमुख क्षेत्रों पर हमने फोकस करना शुरू किया है। एक तो फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, स्वास्थ्य, विनिर्माण, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी। इन 5 क्षेत्रों पर सीईओ बैठक में निर्णय लिया गया है कि हम भविष्य में इन क्षेत्रों पर अपना काम करना शुरू करेंगे। ठीक, तो आर्थिक दृष्टिकोण से हमारे पास ये हुई। फिर ऊर्जा क्षेत्र में हमारा सहयोग है, तीसरा ऊर्जा। अब ऊर्जा में बहुत सारी चीजें हम उनसे प्राप्त करते हैं, जैसे जैव ईंधन वहां से खरीदते हैं, या निकिल है, बॉक्साइड है, ये सब हम वहां से खरीदते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा सहयोग है हमारा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कोयला भी होता है, तो कोयला ही तो है, जैव ईंधन तो कोयला ही हो गया ना, है ना, जैव कोयला ही हो गया, तो पेट्रोलियम तो है नहीं। स्वास्थ्य, अच्छा एक बात ध्यान रखिए कि एक ऐसा क्षेत्र है आज कि लगभग दुनिया के हर देश के साथ हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस क्षेत्र में, चाहे वो जेनरिक दवाएं हों उनको लेकर के। अब जैसे यूएस का मार्केट है, यूएस के मार्केट में लगभग 40% हमारी जेनरिक दवाएं हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा, क्योंकि हम सस्ती दवाएं बनाते हैं, बहुत सारी हमारी एजेंसियां हैं जो काम करती हैं, तो स्वास्थ्य में इंडोनेशिया में हम एक तो डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल, यहाँ के हमारे डॉक्टर्स होंगे और इंडोनेशिया में पेशेंट होंगे, यहीं से हम देख करके, जैसे कोविड-19 में आपने देखा होगा ना कि अब घर से लोग निकल तो नहीं रहे थे, तो डॉक्टर से कनेक्ट करके और उसको ही अपनी बीमारी बता करके दवाइयाँ ववाइयाँ ले रहे थे। ये है। प्राइवेट सेक्टर भी स्वास्थ्य क्षेत्र में सक्रिय हुआ है, जैसे हमारे यहाँ का एक अपोलो हॉस्पिटल है, उसने इंडोनेशिया में इबू कोटा नुसंतारा, IKN उनकी नई राजधानी है ये, वहां पर एक हॉस्पिटल है माया पाडा हॉस्पिटल ग्रुप, उसके साथ एग्रीमेंट करके और वहां पर एक नया हॉस्पिटल बना रहा है जो अपोलो का होगा। ये है चिकित्सा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा के जितने भी चीजें होती हैं वो सब, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम वहां पर चलाए जा रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में। तो इसके बाद स्वास्थ्य, फिर डिजिटल कोऑपरेशन हो गया, डिजिटल में जैसे आप देखो कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जैसे केबल्स वगैरह हैं, ये काम कर रहे हैं, क्वांटम कम्युनिकेशन है, उस क्षेत्र में भारत काम कर रहा है, कंप्यूटिंग सिस्टम यहां पर है। फिर हमारा एक सहयोग जो बहुत प्राचीन काल से ही चला आ रहा है वो है सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग। सांस्कृतिक में अभी G20 का जब सम्मेलन हुआ था तो संस्कृति मंत्रियों ने काशी सांस्कृतिक मार्ग काशी सांस्कृतिक मार्ग की अवधारणा पर इंडोनेशिया में प्रेम बानन मंदिर का कॉरिडोर, जैसे आप वो देखते हैं ना बनारस में, काशी में कॉरिडोर बनाया गया है, क्या नाम दिया है उसको, काशी सांस्कृतिक मार्ग है ना, उसी तरीके से इंडोनेशिया में प्रेमबानन मंदिर कॉरिडोर बनाने का भारत ने प्रस्ताव रखा है कि हम यहाँ पर उसका जीर्णोद्धार करेंगे ताकि एक कॉरिडोर, क्योंकि वहाँ पर मंदिर है ना, तो कल्चर दृष्टिकोण से हमारा उनके साथ अच्छा कोऑपरेशन है, क्योंकि वो अभी भारतीय संस्कृति को इम्पोर्टेंस देते हैं।
और अभी अभी जब राष्ट्रपति आए थे यहाँ पर तो उन्होंने ये कहा भी था कि डीएनए तो हमारा भारतीय है ना। तो मूलतः और सभी जो इस कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोग हैं एशिया में, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो एक ही जैसे शकल सूरत के लोग हैं। अब कनेक्टिविटी और पर्यटन को लेकर के भी हमारा सहयोग है। 7वां क्षेत्र क्या है? कनेक्टिविटी एवं पर्यटन। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारी हवाई यात्राएं हमने, जैसे अगस्त 2023 में मुंबई जकार्ता एयरलाइन को शुरू किया हवाई यात्रा। दिल्ली बाली एक यात्रा शुरू की, एक हवाई जहाज के रूट शुरू किया। बेंगलोर बाली भी शुरू किया गया। और स्थिति इसका ये परिणाम हुआ कि 2023-24 में बाली में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों में सबसे बड़ा दूसरा स्रोत भारत हो गया। आजकल यहां से भारत से लोग, अच्छा सस्ता है ऐसा जो घूमने जाते हैं वो कहते हैं कि बाली सस्ता है तो विदेश की यात्रा भी हो जाती है। और हाँ, अच्छा बाली घूम के आ जाते हैं। हाँ, इसलिए वो सस्ता और सुंदर भी है। तो विदेश का ट्रिप भी हो गया। कब जा रहे हैं आप लोग? कल। हाँ। हैं? हाँ, तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बाली के लिए या इंडोनेशिया के लिए भारत है। ये एक फायदा हो रहा है। इसके बाद स्पेस कोऑपरेशन भी है हमारा उनके साथ में। अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग भी है। अंतरिक्ष में जैसे आप देखिए कि वर्ष 1997 से ही स्पेस कोऑपरेशन शुरू हुआ था और अब अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए पापुआ एक जगह है। पापुआ न्यू गिनी है ना, जो उधर देखा था आपने। वहां पापुआ में टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड ग्राउंड स्टेशन भारत की मदद से वहां पर एक बनाया गया है। टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड ग्राउंड स्टेशन। तो ये काम है बहुपक्षीय सहयोग में। बहुपक्षीय का मतलब बहुत से ग्रुपिंग्स में हम कहां कहां काम कर रहे हैं। तो आसियान तो एक है ही, बहुपक्षीय सहयोग भी है हमारा, जिसमें आप आसियान है, इंडो पैसिफिक है, ब्रिक्स में वो कोऑपरेशन करता है, भले वो सदस्य नहीं है। इसके बाद हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का वो सदस्य है और हम भी, तो उन सब क्षेत्रों में हमारा सहयोग रहता है। क्लियर? अब बात आती है कि दोनों देशों के बीच में चैलेंजेस क्या हैं। ये तो कोऑपरेशन के क्षेत्र हैं। समस्या, हाँ हाँ, एक समूह होता है, सीईओ होते हैं ना, तो जो इकोनॉमिक ऑफिसर्स होते हैं, चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर्स होते हैं ना, उनकी एक बैठक आयोजित करते हैं। तो कुछ वहां के सीईओज होते हैं, कुछ हमारे देश के होते हैं। 2016 में हमने पहली बैठक दिल्ली में शुरू करी और फिर 2018 में जकार्ता में, और अभी जो वहां के राष्ट्रपति आए तो उसी के दौरान नई दिल्ली में तीसरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें हमने 5 क्षेत्र रखे हैं जहां पर हमें आगे भविष्य में अपने व्यापार को और आगे बढ़ाना है। राइट? वो सीईओ बैठक होती है। अब बात आती है कि चैलेंजेस दोनों देशों के बीच में अगर कोऑपरेशन बढ़ाना है और ज्यादा, तो इस कोऑपरेशन को बढ़ाने में चुनौतियां क्या आ रही हैं? सबसे महत्वपूर्ण एक चुनौती जो अभी के दौरान गुजरी, अभी क्या हुआ कि इंडोनेशिया ये चाहता था कि भारत जाए और भारत के बाद पाकिस्तान जाए। पाकिस्तान के साथ भी उसके उसके अच्छे रिलेशन है, ट्रेड है, और पाकिस्तान चाहता है कि इंडोनेशिया का झुकाव भारत की बजाय हमारी तरफ ज्यादा रहे। आपने एक अगर इसमें देखा होगा तो सामान्यतः ये होता है कि गणतंत्र दिवस में जो मुख्य अतिथि होता है उसकी घोषणा हम 1-2 महीने पहले ही कर देते हैं, लेकिन इनकी घोषणा बड़े देर से की गई कि ये आ रहे हैं यहाँ पर। 23 तारीख को यहाँ पर आए तो लंबे समय बाद घोषणा की गई, क्योंकि जो जद्दोजहद चल रहा था वो यही था कि हम ये चाह रहे थे कि यहाँ से वो पाकिस्तान नहीं जाए।
और वो सोच रहे थे कि हम अगर पाकिस्तान भी चले जाएं तो इसका एक मैसेज जाएगा कि इंडोनेशिया वांट कोऑपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो दोनों देशों के बीच में सहयोग। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि फिलहाल हमारी नीति नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई सहयोग अभी करें। हालांकि हम किसी से कहते नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान से सहयोग करने का अभी कोई मतलब नहीं है। तो एक तो जो चैलेंज क्रिएट होता है वो परिप्रेक्ष्य है, वो है पाकिस्तान और चीन का, क्योंकि चीन भी यहां पर हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। तो ये एक चुनौती है, साझा चुनौती है उसके लिए भी और हमारे लिए भी। दूसरी बात है कि हमारे यहां पर एक बड़ी समस्या रही है विलंब घाटा। हम कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ना, तो समय पर करने की आदत हमारी नहीं है। क्यों? जैसे हम क्लास भी जाते हैं तो कहाँ टाइम पर पहुंचते हैं, लेट वेट हो ही जाते हैं। तो विलंब घाटा एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे क्या होता है कि कहीं भी आप निवेश करने जाएं और आप उस देश को टारगेट दे दें कि हम 2 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा करके आपको दे देंगे, लेकिन फिर उसके हो जाएं 3 साल, तो वो जो 1 साल एक्सटेंड कर गया टाइम, अब रणनीति तो आपने बना ही ली 1 साल की, 2 साल में आपने, फिर 2 साल में जब आप प्रोजेक्ट उसको दे देंगे तो उसका यूज करेगा, प्रयोग करेगा, उसमें उसे मुनाफा लेगा। लेकिन आप दे कितने दिनों में रहे हैं? 3 साल बाद दे रहे हैं, तो 1 साल का घाटा हो गया ना। वो हमें भी हुआ और उसे भी हुआ, क्योंकि 1 साल में जो इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई दर बढ़ी, उस सब का प्रभाव पड़ेगा। तो एक विलंब घाटा हमारे परिप्रेक्ष्य में एक चुनौती रहती है, विलंब घाटा। ये इसको निपटाना बहुत जरूरी है। इसके बाद समुद्री सुरक्षा। समुद्री सुरक्षा में बहुत सारे, जैसे सुंडा है और इस तरीके के स्ट्रेट्स हैं, जहां हम चाहते हैं कि इंडोनेशिया किसी भी तरीके से किसी अन्य देशों को यहां पर इन्वॉल्व ना करे, लेकिन चाइना भी वहां पर इन्वॉल्व है। तो मूवमेंट को लेकर के इंडोनेशिया की जल संधियां पर अपनी सक्रियता दिखाना, इंडोनेशिया की जल संधियां, ये एक चुनौती बनी हुई है। उस चुनौती पर भी हमें काम करने की आवश्यकता है। तो क्या करना चाहिए हमें इन सब क्षेत्रों में, कि किस तरीके से हम इंडोनेशिया के साथ में अपने रिलेशंस को और मजबूत कर सकते हैं? क्या सुझाव देंगे आप? एक तो हमें सामरिक महत्व को देखते हुए सामरिक सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है इंडोनेशिया के साथ में, जैसे कि मलक्का, सुंडा, लोम्बोक, इन सब स्ट्रेट्स पर हमारा प्रभाव बढ़ना चाहिए। और अभी हमने उसके साथ एक बात करना शुरू की है, ताकि एक पोर्ट डेवलप करना चाहते हैं हम यहाँ पर। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये यहाँ भारत ने एक ऑफर किया है कि हम एक पोर्ट डेवलप करना, और ऑलमोस्ट बात यहाँ पर हो भी गई है हमारी। तो एक तो हमें काम करने की आवश्यकता है इन चुनौतियों को देखते हुए। अगर हम सुझाव देखें तो भारत को फोकस करना चाहिए सामरिक रणनीति पर, विशेषकर जियोपॉलिटिक्स पर, और उस जियोपॉलिटिक्स में भी खासकर मलक्का जल स्ट्रेट, सुंडा जल स्ट्रेट और लोम्बोक, ये 3 स्ट्रेट्स हैं जहां पर भारत फोकस करना चाहता है। इसके बाद दूसरी बात है, प्राकृतिक संपदाओं का बहुत सारा महत्व है, क्योंकि इंडोनेशिया में पाम ऑयल, रबर, टिन, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे काम की हैं। तो दूसरा, हमें यहां पर प्राकृतिक संपदाओं को लेकर के फोकस करने की आवश्यकता है, संपदाओं को लेकर के ये चीजें ठीक रहेंगी। फिर रक्षा क्षेत्र में आप प्रोडक्शंस की तरफ जा रहे हैं, तो रक्षा व्यापार अगर हो जाए तो और बढ़िया है। जैसे कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के हमारा एग्रीमेंट ऑलमोस्ट हो गया है, कीमतें तो तय हो गई हैं,
लगभग 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर तय हुआ है। हालांकि अभी तक सरकार ने घोषणा नहीं करी है, इसलिए मैं भी आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा, बता ही दिया क्या? तो 450 मिलियन डॉलर ऑलमोस्ट तय हुआ है, लेकिन अभी तय नहीं है। तो रक्षा उपकरणों के व्यापार पर हमें काम करने की आवश्यकता है। इसके बाद साइबर खतरे हैं, आतंकवाद है, इन सब क्षेत्रों पर काम करें। अच्छा, एक जो कॉपरेशन की बहुत अच्छी चीज है वो है हमारी और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजी में सहयोग आ सकता है। जैसे देखो, हम पंचशील सिद्धांतों पर आधारित काम करते हैं, वो पंच अणुव्रत सिद्धांतों पर काम करता है। उसकी गृह नीतियों का आधार है पंच अणुव्रत। पंच अणुव्रत किसने दिए थे? महावीर, ठीक है ना? जैन ने, महावीर ने दिए, और बुद्धा ने दिया पंचशील के, और ये ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। तो कॉपरेशन पंचशील और पंच अणुव्रत में है। पंचशील एवं पंच अणुव्रत, ये इंडोनेशिया की गृह नीतियों के आधार हैं, जैसे आप देखो कि आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया है, और उन डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सरकार की योजनाओं और नीतियों के निर्माण का आधार बनाया जाता है। और उनमें से ज्यादातर आप देखेंगे नीति निर्देशक तत्व, तो वो नैतिकता, जन कल्याण और समाजवाद पर आधारित है या नहीं? या तो गांधीवादी दृष्टिकोण में है, या समाजवाद पर है, या जन कल्याण के नाम पर काम कर रहे हैं। वो सारी चीजें हैं, और वही इन पंचाणुव्रत में भी आ जाते हैं। तो अगर ये दोनों देशों की नीतियों में ये दोनों सिद्धांत हैं, तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण को बढ़ाया जा सकता है। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन आता है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग, जो मैंने आपको 4C में बताया था, वो करना बहुत आसान हो जाएगा। तो प्रशासनिक क्षमता के निर्माण में हम सहयोग, आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। प्रशासनिक क्षमता के निर्माण में आपसी सहयोग, इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये काम आपको ध्यान रखना है। और क्या कर सकते हैं हम? आसियान मैंने बनाया है कि आसियान के साथ में कोऑपरेशन के लिए आप सक्रिय हो सकते हैं। तो आसियान आपका टारगेट है, और आसियान का ये बड़ा देश है, तो वहां पर भी ये हुआ आपका इंडोनेशिया, एक व्यापक तौर पर। सारी बातें हो गई, एक फॉर्मेट बन गया कि क्या क्या पूरा का पूरा इंडोनेशिया यही है। इतना तैयार, तो इंडोनेशिया से कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। समझने वाली बात क्या है, कैसे हमारे रिलेशन डेवलप हुए, और इसके बाद तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में सहयोग, ये चुनौतियां। तो अगर भारत और इंडोनेशिया के बीच में कोई भी प्रश्न आता है, तो इतना करके आप बड़े इत्मीनान से कर सकते हैं। ठीक? और कोई प्रश्न? हाँ हाँ, अब देखो, ये जितने भी सहयोग के क्षेत्र हैं, यही इसका महत्व है। तो महत्व में एक चीज, या तो आपने जो सुझाव दिए ना, वो भी महत्व ही होता है। इन क्षेत्रों में हमें और ज्यादा सक्रिय होकर के काम करने की आवश्यकता है। ठीक? अब वो रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था के आधार पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनसंख्या उसकी बड़ी है, आसियान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है या नहीं है? आसियान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो सब महत्व में आप लिख लीजिए। मैंने कहीं लिखे तो थे ना? हाँ है? हाँ, ये है ना, देखो, ये परिचय में ही हमने इसी दृष्टिकोण से, तो इनको आप महत्व भी ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर? और कुछ? हो गया सवाल?
ज्यादा आती हैं। कोई भी आइलैंड स्टेट होगा ना, तो वहां आपदाएं आएंगे आएंगे। ठीक है, हाँ, कॉपरेशन बिल्कुल। भारत उस क्षेत्र में एक पॉइंट और आप जोड़ सकते हैं कि आपदा उन्मूलन में भी भारत सहयोग कर सकता है और करता भी है, क्योंकि डिजास्टर डिप्लोमेसी है ना हमारी। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक पार्ट है डिजास्टर डिप्लोमेसी। उसके आधार पर जो भी आपदाएं आए, समुद्री तूफान हो, भूकंप हो, उन सब क्षेत्रों में हम, ज्वालामुखी हैं, समुद्री तूफान भी आते हैं, ये सब तो डिजास्टर डिप्लोमेसी तो हम सभी देशों में, तुर्की में भी आपने ऑपरेशन दोस्ती चलाया, मालदीव है, म्यांमार है, कहीं भी करते रहते हैं, तो उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। हाँ, अफगानिस्तान में भी ये तो हमारी आजकल नीति बन गई ना। आप सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में हमने इसको, या मानवीय कूटनीति में इसका आधार बना लिया। नहीं, अभी तक तो नहीं किया गया है, अभी $29.4 बिलियन का है। तो नहीं, ऐसा था कि 2022-23 में $38 बिलियन था। तो इसके बाद फिर थोड़ा कम हुआ, अभी जो आज का रिसेंट है वो 29.5 है मेरे ख्याल से। तो ये तो परिवर्तित होता रहता है, तो अभी आप सर्च करोगे तो कुछ और दिखाएगा। फिलहाल 23-24 का जो बजट है, वो जो फाइनेंशियल ईयर रहा, तो उसमें 29.4, ठीक है ना। ऐसा लिखते समय हमेशा या तो ना लिखें या लगभग लगा करके ही लिखना चाहिए ना, कि लगभग इतना हुआ, क्योंकि उसमें जो सहयोग, जो हमारी ऑफिशियल डेवलपमेंट एसेट होता है, उसमें दे दें, ओडीए के तहत। हाँ, बहुत अच्छे नहीं है, जैसे इंडोनेशिया और चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है लेकिन हैं, जैसे हमारे बहुत अच्छे नहीं है लेकिन हैं, इसी तरीके से इंडोनेशिया का भी है। इंडोनेशिया भी तो आसियान का, और पूरे के पूरे आसियान देशों में कौन से देश के संबंध चाइना के साथ अच्छे हैं? क्योंकि सबके ऊपर तो भय क्रिएट करता है, किसी के साथ नहीं है। तो आसियान देशों के, आप जैसे फिलीपींस को आप देख लो, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इनके बहुत अच्छे रिलेशन नहीं, लेकिन ट्रेड तो होता ही है। ठीक, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।